डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सलगोत्रा क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स गाइड दीपक कुमार सलगोत्रा। आप मुझे सलगोत्रा सर भी बोल सकते हो। मैंने ये 11th क्लास का कोर्स डिज़ाइन किया है उन बच्चों के लिए जो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ इस कोर्स में मैं आपको 11th का पूरा जो फिज़िक्स है वो सिखाऊंगा वीडियो लेक्चर्स में, और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और बोर्ड एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है। डियर स्टूडेंट, इस कोर्स को हमने बहुत फ़नी वे से डिज़ाइन किया है ताकि आपको बहुत प्यारा लगे। फिज़िक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट हम लोग जब फ़नी वे में इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कोर्स में हम मैकेनिक्स को बहुत ब्यूटीफुली सीखेंगे, ग्रेविटेशन को बहुत ब्यूटीफुली सीखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को बहुत बढ़िया ढंग से सीखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको भी बहुत फ़नी वे से सीखेंगे। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है अपने +1 कोर्स के लिए। और इस कोर्स में आपके जो भी डाउट होंगे वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देने हैं। मैं आपका फिज़िक्स गाइड उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल कोर्स। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम +1 कोर्स में जो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट में हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं? हम लोग फिज़िक्स को लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिज़िक्स। फिर हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे फिज़िक्स का दूसरी साइंसेस के साथ क्या है, और साथ में हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होते हैं और मेजरमेंट्स के वे क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर किया जाता है ये भी हम लोग इसी यूनिट में पढ़ेंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 1। इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ये देखिए आप। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा जो एनसीईआरटी में कोर्स में सिलेबस में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ साइंस। सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और इन तीनों टॉपिक्स में हम लोग काफ़ी अच्छी स्टडी करेंगे कि साइंस क्या होती है, फिज़िक्स क्या होती है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है फिज़िक्स में, फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के साथ कैसे डील करती है, और फंडामेंटल फोर्सेस क्या है नेचर में, और नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या होते हैं। इन सभी को इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ साइंस। इसमें बहुत हमें डिफ़िकल्ट आती है। कई बार हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ साइंस, तो हम लोग एकदम स्टक हो जाते हैं, क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो फिर हम लोग इसको समझेंगे कि साइंस एक्चुअली जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया है, और सिंटिया का मतलब होता है टू नो। तो साइंस है क्या? हम लोग बहुत पुराने समय से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे। पिछले 10,000 साल से हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और उससे हमें बहुत सारी नॉलेज गेन हुई। वो हमने जो नॉलेज इकट्ठा किया थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, उस नॉलेज को हमने नाम दिया साइंस। लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए थे। इसीलिए कई लोगों को मेरी तरह इंग्लिश में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, और मैं ये सोचता हूँ कि जो इंग्लिश है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। हम लोग हिंदी में भी अगर समझ आते हैं तो इंग्लिश बनाना उसमें बहुत आसान रहेगा। जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ये आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। इंग्लिश को मैंने हिंदी की तरह ही बनाया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं आपको ये पहला सेंटेंस ही बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा है, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया मीनिंग्स टू नो। ये जो साइंस वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये लैटिन वर्ड सिंटिया से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब है जानना, टू नो। ये नॉलेज जो ह्यूमन ने गेन की है थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, जब उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को ऑर्गेनाइज किया सिस्टमेटिकली, तो हमारे पास जो नॉलेज आई उसको हमने नाम दिया साइंस। साइंस जो डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसको हमने नाम दिया फिजिकल साइंस।
जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं, जैसे फ़ैन का चलना, मोटर गाड़ियों का चलना, ये सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ जो डील कर रही साइंस है, जो नॉन लिविंग है ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ डील करने वाली साइंस को हमने बोला फिजिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, इनमें से एक साइंस है जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ओशियनोलॉजी एट्सेट्रा। और जो साइंस डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके साथ जो साइंस डील करती है, उस साइंस को हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनाटॉमी, फोरेंसिक साइंसेस एट्सेट्रा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, देखो मैं ये साइंस पूरी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, ये अलग अलग टीचर आपको सिखाएंगे। हम लोग पूरा एफर्ट करेंगे कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स को सीख पाएँ सलगोत्रा क्लासेस में, और इसके लिए मैं डेडिकेटेड हूँ आपको ये सब कुछ सिखाने के लिए। चलो, इसमें मैं जो आपको मेन गाइड करूँगा वो फिज़िक्स के बारे में गाइड करूँगा। चलो चलते हैं कि फिज़िक्स है क्या। देखिए, व्हाट इज़ फिज़िक्स, आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी। द वर्ड फिज़िक्स जो है वो लैटिन वर्ड फिजिका और ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, इससे जनरेट हुआ है। इन दोनों का मतलब नेचर है, ठीक है। इन द ईयर 1729 जो फिजिक्स वर्ड है वो दिया गया था पीटर वैन मोशनब्रोक के द्वारा। ये वर्ड जो उन्होंने दिया था ये नेचुरल फिलोसफी के लिए था, और बाकमाल ये साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इतना प्यारा वर्ड बनाया जो मुझे बहुत पसंद है। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको भी बहुत पसंद आएगा जब ये कोर्स को आप पूरी तरह स्टडी करेंगे मेरे साथ। फिज़िक्स है क्या? फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर के साथ और नेचुरल फिनोमेना के साथ डील करती है। वैसे जो मैं जिस डेफिनेशन को बहुत ब्यूटीफुल समझता हूँ फिज़िक्स की, वो मैंने नीचे लिखी। हाँ, इजी तो यही लगेगी आपको, लेकिन एग्जैक्ट में जो डेफिनेशन बनती है वो ये है। फिज़िक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, ये एक कोशिश है हमारी टू डिस्क्राइब द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमने नेचर को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, और बिहेवियर ऑफ वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उसको जितना फंडामेंटल और पेनिट्रेटिंग वे के साथ है पॉसिबल हो उसको डिस्क्राइब करना। मतलब फिज़िक्स हमारी एक कोशिश है जिसमें हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे डिस्क्राइब करने की, किसको? नेचर को डिस्क्राइब करना है, और जो हमारे अराउंड फिजिकल वर्ल्ड है उसको डिस्क्राइब करना है हमने, जितना हमारे से फंडामेंटल और पेनिट्रेटिंग वे से पॉसिबल हो पाए। मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया कि फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स एक कोशिश है, ठीक है। फिज़िक्स कॉम्बिनेशन है फिलॉसफी और मैथमेटिकल साइंस की। मैथमेटिकल साइंस और फिलॉसफी, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और एक ये ब्यूटीफुल सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एनर्जी के बारे में डील करेंगे, ठीक है। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्टडी ऑफ फिजिक्स में हम लोग दो प्रिंसिपल थ्रस्ट के साथ डील करते हैं, जैसे यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम डाइवर्स फिजिकल फिनोमिने को एक सिंपल लॉ से एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल, जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये सारे डाइवर्स फिजिकल फिनोमिने, इनको हम सिंपल एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोला यूनिफिकेशन। मतलब बहुत सारे जो फिनोमिने हैं उनको एक सिंपल से लॉ के साथ एक्सप्लेन कर देना। और दूसरी थ्रस्ट आती है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसके हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की अलग अलग स्टडी करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि रिडक्शनिज्म मीन अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिराइव करने के लिए हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो हमें पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ आता है। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हम लोग
स्कोप ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। स्कोप ऑफ फिज़िक्स बहुत वास्ट है। दो डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट फिज़िक्स में हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन। डोमेन का मतलब हम लोग ग्रुप को बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक ग्रुप एंड माइक्रोस्कोपिक ग्रुप। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या आएगा? मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम उन फिनोमिने की स्टडी करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं फाइनाइट साइज के, वो चाहे टेरेस्ट्रियल स्केल में हो चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में हो। ये क्लासिकल फिजिक्स को बनाएगा। मतलब मैक्रोस्कोपिक डोमेन में उन ऑब्जेक्ट की स्टडी आएगी जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो धरती के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी, और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है जो हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे प्लैनेट्स, सन, गैलेक्सीज एट्सेट्रा। दूसरी जो डोमेन आती है वो है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इसमें वो फिनोमिना इन्वॉल्व होंगे जो फिनोमिने में मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ये डोमेन मिलके बनाती है मॉडर्न फिजिक्स को, ओके। ये क्लासिकल फिजिक्स को बनाएगी और ये मॉडर्न फिजिक्स को बनाएगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी बहुत एक्साइटिंग है बहुत से वे में। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वे लिखे हैं, जैसे एक्साइटमेंट जो फिजिक्स की एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स और लॉ से हम बहुत डाइवर्स फिजिकल फिनोमिने को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट करके हम नेचर के कई सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं और कई जो थ्योरीज बनाई हैं इन साइंटिस्ट ने उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है फिज़िक्स में कि हम इसके लॉज को यूज़ करके नए नए डिवाइसेस बना सकते हैं, ओके। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, STD, IST, फैक्स, पेजर, सेलुलर फ़ोन, ये सारा कुछ आप जानते ही हो, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, लेज़र्स, एक्सरे मशीन्स, MRI मशीन एट्सेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िक्स इन रिलेशन टू द अदर साइंसेस। फिज़िक्स का जो रिलेशन दूसरी साइंसेस से क्या है? सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स का रिलेशन देखेंगे केमिस्ट्री के साथ क्या है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, रेडियो एक्टिविटी की, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये सब कुछ हम फिज़िक्स में करते हैं। लेकिन ये केमिस्ट को ये जो एलिमेंट्स हैं, जो हम लोग एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कैसे वो अरेंज करना है, ये केमिस्ट को इनेबल करते हैं। जैसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी का पता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का पता है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली अरेंज कर सकते हैं उसके एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर। तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है केमिकल बॉन्डिंग की, और जो कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी भी हमें नॉलेज बन जाती है। ये रिलेशन है फिज़िक्स का केमिस्ट्री के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िज़िक्स आपको मतलब केमिस्ट्री से बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केमिस्ट इसको यूज़ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ फिज़िक्स। और दूसरा जो है फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ रिलेशन क्या है? फिज़िक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो हमने फिज़िक्स में डेवलप किए हैं। प्राउड ऑफ फिज़िक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल सेल हम कैसे देखेंगे? हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा तभी तो देखेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर है। जो हमने रेडियोलॉजी डेवलप की है फिज़िक्स में, ये वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन देती है बायोलॉजी को, ठीक है। अब तीसरा आता है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। मैंने बोला प्राउड ऑफ फिज़िक्स, बट इस फिज़िक्स को बनाने वाला जो है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ फिज़िक्स। जितनी भी फिज़िक्स की थ्योरी हैं वो मैथमेटिक्स से ही, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही बनती हैं। बिना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ किए बिना मैं फ़िज़िक्स के ऊपर प्राउड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैथमेटिक्स को सल्यूट करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स सर्व करता है हमारे लिए पावरफुल टूल जो मॉडर्न फिज़िक्स को बना रहा है। अगर मैथमेटिक्स ना हो तो फिज़िक्स गिर जाएगी नीचे। सो दैट्स वाई आई प्राउड ऑफ फिज़िक्स बट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिज़िक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को कैसे हेल्प करती है ये देखते हैं। फिज़िक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। टेक्नोलॉजी फिज़िक्स की एप्लीकेशन है कि फ़िज़िक्स को हम लोग
प्रैक्टिकल पर्पस में कहाँ अप्लाई करते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कि फिज़िक्स में जो हमने सर्वे किया है, डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स में जो हमने सर्वे किया है, उसमें हमने देखा है कि कई बार टेक्नोलॉजी नई फिज़िक्स को बनाती है और कई बार फिज़िक्स के लॉ से हम नई टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया मैंने कि वायरलेस कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड है लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, इसको भी अच्छे तरह समझना। अगर आपको कोई भी पूछे टेक्नोलॉजी क्या है तो आपने सिंपल यही जवाब देना है कि टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, वो बन जाती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। जितनी भी फिजिक्स में हम डेवलपमेंट्स करते हैं वो सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने टेलीफोन बनाया, टेलीफोन से हम इंस्टेंटली मैसेज को सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, अगर पहले जब टेलीफोन नहीं था तो हम लोग जो तार भेजते थे वो लोग बोलते थे तार, उस टेलीग्राम को तार बोलते थे, वो बहुत लेट मतलब पहुंचता था। एक दिन में हमने भेजा टेलीग्राम तो वो नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मिलता था। इसीलिए टेलीफोन बनने से जो सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया कि हम लोग अपना मैसेज इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न और सैटेलाइट, ये हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज्ड कर रहा है। ठीक है, कई रैपिड मीन है ट्रांसपोर्ट के, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। जैसे हम लोग जहाज़ से इधर से लंदन भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, विद इन फ्यू आवर्स, लेकिन अगर शिप से जाना हो तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमने बहुत रैपिड ट्रांसपोर्ट के जो डिवाइसेस बनाए और हमने नए नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी खोजने की कोशिश की। जैसे आज हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं भी यही आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी सोलर एनर्जी को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देयर आर 4 fundamental forces in nature. First is gravitational force, second is electromagnetic force, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस मिलके सारे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गवर्न करते हैं, उसको चलाते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी यही चलाने वाली 4 फोर्सेस हैं और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को चलाने वाली भी यही 4 फोर्सेस हैं। वन बाय वन इन फोर्सेस की स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के मासेस की वजह के साथ उनमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। ये एक्सप्लेन करती है कि जो मूविंग और स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये फोर्सेस तब अपीयर होती हैं जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम के होते हैं, जैसे कि बीटा डिके में, तब अपीयर होती हैं ये फोर्सेस। इसकी डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इन 4 फोर्सेस को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी भी आपको इजीली समझ आएगी और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि कोई ना कोई, ये जो नेचर में फोर्सेस हैं इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, यूनिफाई मीन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ हाइलाइट्स एफर्ट्स हैं जो यूनिफिकेशन के ऊपर हमने किए हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने यूनिफाई किया टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल मैकेनिक को। टेरेस्ट्रियल मीन अर्थ के ऊपर, सेलेस्टियल मीन स्पेस में, यूनिवर्स में। ये दोनों मैकेनिक्स को उन्होंने यूनिफाई किया और शो किया कि सेम ही लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन सभी के साथ अप्लाई होता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल स्केल पे बॉडीज़ हैं, चाहे वो सेलेस्टियल स्केल के ऊपर बॉडीज़ हैं। इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो न्यूटन्स का मोशन के लॉज हैं और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये अप्लाई होता है। सर ऑर्स्टेड और सर फैराडे ने शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों फिनोमिने एक दूसरे से सेपरेट नहीं हैं।
ठीक है, इनसेपरेबल है। सर मैक्सवेल ने यूनिफाई किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को, ये शो करने के लिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर अबू सलाम ने शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट से एक सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स है। ठीक है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को दोनों को कंबाइन करके किसका नाम दिया? सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिक्स एक्सप्लोर करती है यूनिवर्स को। इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो साइंटिफिक प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड होती है। क्यों करते हैं ये इन्वेस्टिगेशन? ये फाइंड करने के लिए कि जो फैक्ट्स हैं नेचर के वो क्या हैं, वो कैसे करेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जो फिजिसिस्ट हैं वो अटेम्प्ट करते हैं डिस्कवर करने की लॉज, ताकि ये जो नेचर के फैक्ट्स हैं इनको हम समराइज कर सकें। ये जो लॉ होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लॉज। ठीक है, हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉज हैं नेचर के। इन लॉज को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। अब फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि जो सम टोटल एनर्जी है सारे ही तरह की, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो जितना भी एनर्जी है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में उसका सम टोटल कर लो और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही होगी तो जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको अभी के लिए मतलब पूरी डिटेल चाहिए तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर की स्टडी करवाऊंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फुल डिटेल में कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये एग्जैक्ट में है क्या। ठीक है, अभी के लिए आप यही समझें कि जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती तो उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं करता, टॉर्क का मतलब होता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर हम किसी बॉडी को टर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, घूमने वाला मोमेंटम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंड फोर्थ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये था हमारा NCERT कोर्स +1 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। और आपने जो +1 कोर्स की स्टडी करनी है मेरे साथ, इसको बहुत इंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आपका गाइड दीपक कुमार सलगोत्रा। रिलैक्स एंड एंजॉय योर स्टडी। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द हार्ट ऑफ सलगोत्रा क्लासेस। ये है हमारी छोटी सी टीम। माई सेल्फ दीपक कुमार सलगोत्रा, आपका फिजिक्स गाइड, एंड अभिषेक अत्री, कैमरामैन एंड एडिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।